आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। बीते दिनों में परीक्षाओं का दौर स्टार्ट हो चुका है। कई से सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें जो रिवीज़न है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग सेशन की शुरुआत, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करेंगे और आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न जो है आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए सहयोगी और उपयोगी होगा। और तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपको ये सेशन ठीक लगे तो आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका जो लाभ है वो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल निम्न में ग्रिफिथ टेलर, देखिए कभी भी पढ़िए तो उसका जो जिस्ट है प्रश्न का उसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना का प्रतिपादन किया है? आपको बताना है कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद और उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय सवाल होता है उसका आंसर उसी विकल्प में होता है और जो सत्यता के ज़्यादा करीब होगा आंसर वही होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम कितना भी तैयारी करके चले जाइए, आपको कॉन्सेप्ट से भी कुछ सवाल रहेगा, कुछ आपका फैक्ट से भी सवाल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें फैक्चुअल होगी उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन 60-40 का रेशियो रहता है या कभी 70-30 का रेशियो रहता है, ठीक है। और उस फैक्ट में भी बहुत चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी हुई होती है। तो आपको अवधारणा को भी ध्यान में रखना है, आपको तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें और लगातार जो है सेट को बनाएं, ठीक है। अभ्यास प्रश्न लगातार हल करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ज़्यादा सुदृढ़ होगी, ज़्यादा सुनियोजित और सुव्यवस्थित बन सकती है। तो आइए यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म जिसको बोला जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नव निश्चयवाद। देखिए इसके अलावा पर्यावरण नव निश्चयवाद क्या कहता है? नव निश्चयवाद यह कहता है कि प्रकृति और मानव दोनों महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रकृति मानव को विकास करना है तो प्रकृति और मानव दोनों के बीच का रास्ता लेना होगा, ठीक है। जबकि नव निश्चयवाद की बात करते हैं, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करते हैं, इसमें प्रकृति को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। कई सारे विद्वान चर्चिल सैंपल से लेकर के हेटनर से लेकर के ये सभी जो हैं वो निश्चयवाद से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा संभववाद की बात करते हैं। संभववाद में मानव को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है कि मानव अपने बुद्धि विवेक से पर्यावरण पर नियंत्रण कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकता है। तो विडाल डिला ब्लास इसके जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका नव निश्चयवाद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व जनसंख्या वृद्धि दर का एक निर्धारक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कारक है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या वृद्धि दर का निर्धारक नहीं है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। सही आंसर इसका क्या है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा जीवन जीने की जो अवधि निश्चित की गई है उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा जितना जीवन जिया जा सकता है उस अवधि को ही जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। इसके अलावे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? देखिए, जन्म दर प्लस मृत्यु दर, ठीक है, इसी के कारण परिवर्तन होता है जनसंख्या में। इसके अलावे प्रवास, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को मिलाकर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का आकलन कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का परिवर्तन जन्म दर और मृत्यु दर, यदि जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है, जनसंख्या में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगा। इसके अलावे कुल वृद्धि की यदि बात करें, ठीक है, कुल वृद्धि की बात करें तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को देखा जाता है। प्रवास का मतलब होता है कि दूसरे क्षेत्र से जो जितनी जनसंख्या आ रही है उसको प्रवास बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा एक ऐसा कारक है जिसमें विश्व जनसंख्या वृद्धि दर का निर्धारण नहीं करता है। बाकी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का निर्धारण जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के योग से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। आइए, निम्नलिखित में से किसे मानव सूचकांक के लिए, देखिए, मानव सूचकांक के लिए के संकेतक के तौर पर नहीं लिया जाता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNDP का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में महमूद साहब जो है, ये इसके HDI के बारे में सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। महमूद साहब को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताना है कि मानव विकास सूचकांक के संकेतक के तौर पर नहीं लिया जाता है। किसको नहीं लिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा परिवहन के साधन। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा परिवहन के साधन। देखिए, जीवन प्रत्याशा को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्रय शक्ति को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा साक्षरता, लिटरेसी एक महत्वपूर्ण तत्व इसके अंतर्गत माना जाता है। तो जीवन प्रत्याशा, क्रय शक्ति और साक्षरता, ये दो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का संकेतक माना जाता है, ठीक है। जबकि परिवहन के साधन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, परिवहन के साधन को ह्यूमन इंडेक्स के संकेतक के तौर पे नहीं लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु पालन, यहाँ पे बोला जा रहा है जंतु पालन समुदायों का जंतुओं के झुंड के साथ उच्च भूमि और निम्न भूमि के बीच मौसमी प्रवास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप यदि पढ़े होंगे तो आपको पता है कि पर्वतीय ढलानी क्षेत्रों में या हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ जनजातियां निवास करती है जो ऋतु प्रवास करती है। अपने जानवरों के साथ क्या करती है? ऋतु में परिवर्तन के साथ कभी पहाड़ी ढलानों पर चली जाती है, कभी पहाड़ी ढलानों से निचले वाले भाग में चली जाती है। तो वो जो ऋतु प्रवास करते हैं उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, नोमोडिक हार्डिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग, ट्रांस ह्यूमेंस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि ऋतु प्रवास के लिए, ठीक है, विभिन्न समुदाय और जंतुओं के झुंड के साथ उच्च भूमि और निम्न भूमियों के बीच जो मौसमी प्रवास है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांस ह्यूमेंस।
इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस जो है ये शब्द मौसमी प्रवास के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित किया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, मनोपा मध्य प्रदेश। देखिए इसमें जो है कुछ जातियों का नाम दिया गया है, जनजातियों का नाम दिया गया है जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है जो मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोपा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो जनजातियां हैं वो गुज्जर और बकरवाल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गद्दी बोला जाता है, ठीक है, गद्दी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जो घूमते रहते हैं उनको भोटिया के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ मनोपा को रखा गया है, तो मध्य प्रदेश के साथ जो मनोपा दिया गया है इसमें ये सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका डी होगा। और हम जो है दोस्तों, जो संभावित प्रश्न हो सकता है उसी को ध्यान में रख के ये सेशन प्रारंभ किए हैं। आशा करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे और आपके एग्जाम के लिए ये उपयोगी साबित होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस से, जो भी सिलेबस में है आपका टॉपिक, उससे रिलेटेड और कुछ उससे भिन्न करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आखिरकार प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो प्रश्न है स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि आप लोग जानते हैं, जिसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी को दहन एवं कर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जनजातीय समुदाय के लिए ये कृषि की जाती है, के द्वारा जनजातीय समुदाय के द्वारा ये कृषि की जाती है, याद रखिएगा। और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी कृषि है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को माना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो आप कभी यदि पढ़े होंगे तो झूम के खेती भी आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है ए, इसका सही आंसर ए है, झूमिंग झारखंड, ठीक है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि को मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। लदांग इसको इंडोनेशिया या मलेशिया में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, और चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से 3 सवाल और बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया या मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? लदांग के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को श्रीलंका में या स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्ना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक ही सवाल से 2-3 सवाल आपका हल हो सकता है, तो उसको भी आपके दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो
सूची दिया हुआ है उसमें ए, झारखंड में इसको झूमिंग खेती नहीं कहते हैं। आपको बताया कि झारखंड में नहीं, इसको नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि ही हम लोग बोलते हैं, सामान्य बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, विस्तृत अनाज कृषि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, तो क्या एग्रीकल्चर हमारे एग्जाम में, हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है? जी हाँ, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चरल रीजन दिया हुआ है। ठीक है, या कृषि जलवायु प्रदेश दिया गया है। तो कृषि जलवायु प्रदेश में जलवायु के आधार पर उस क्षेत्र में जिस प्रकार की कृषि की जाती है उसका वर्णन होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कि जिस प्रकार की जलवायु है उस प्रकार की जलवायु में कौन कौन सी फसल जो है कि खेती की जाती है। फसल आधारित कृषि भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है योजना आयोग के द्वारा 15 डिवीजन में भारत को बांटा गया है, वो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। ऐसे भी ये जनरल बातें हैं कि कृषि से संबंधित जो है किसी भी एग्जाम में 2-3 सवाल जरूर रहता है, नहीं तो एक सवाल तो अवश्य रहेगा। तो देखिए, विस्तृत अनाज कृषि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च स्तर का यंत्रीकरण, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की प्रमुख खेती और विस्तृत योजना। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि विस्तृत अनाज कृषि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उच्च स्तर का यंत्रीकरण ये भी सही है। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की प्रमुख खेती, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की प्रमुख खेती विस्तृत अनाज कृषि ही है। इसके अलावा विस्तृत जोत का आकार बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यूपी हो गया या बिहार हो गया या आपका हरियाणा पंजाब हो गया, इन सभी क्षेत्रों में खेत का जो साइज है वो बड़ा होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि विभाजन के कारण जोतों का उपखंडन और जोतों का जो विभाजन है वो भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिलती है, लेकिन बाद में इसमें चकबंदी भी किया गया है। और वर्तमान समय में लोग हल बैल से खेती नहीं करते हैं, इसमें यंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखते होंगे, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते होंगे, या आप जिस भी शहरी क्षेत्र में देखते होंगे उसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि हल बैल से खेती अब नहीं होता है। ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, थ्रेसर का उपयोग किया जाता है, अन्य यंत्र का प्रयोग, हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उच्च स्तर का यंत्रीकरण ये तो सही है। इसके अलावा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की प्रमुख खेती ये भी सही है, विस्तृत योजना ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसमें कम होता है। ठीक है, विस्तृत अनाज कृषि की जहां तक बात करें उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? कम होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता नहीं है? अब देखिए, यहां पे आपको बताना है कि जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जैविक एवं रासायनिक खादों से मुक्त कृषि प्रणाली। सही आंसर क्या है दोस्तों? जैविक एवं रासायनिक खादों से मुक्त कृषि प्रणाली। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में की जाने वाली खाद्यान्न प्रधान कृषि। तो आप अभी देखें, इसके पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है वहाँ पे खाद्यान्न प्रधान कृषि की जाती है। ठीक है, इसके अलावा छोटे जोत और गहन मानवीय श्रम, ये भी आप देखते हैं कि आपको बताया कि भारतीय कृषि की एक समस्या है जोतों का उपविभाजन और जोतों का उपखंडन। क्या कारण है? तो जो परिवार बाद में बंटवारा जो होता है उसके कारण जो जोत है उसका साइज जो है
खेत है उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, तो ये आप जानते हैं कि खाद्यान्न का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को माना जाता है। अब इसमें जो गहन जीवन निर्वाह कृषि है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो जैविक एवं रासायनिक खादों से मुक्त कृषि प्रणाली। देखिए गहन जीवन निर्वाह कृषि, अब जीवन निर्वाह कृषि के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वैसी प्रणाली है जिसमें फसलों का उत्पादन उतना ही किया जाता है जितना से परिवार के अपने परिवार वालों का भरण पोषण किया जा सके। और गहन जीवन निर्वाह कृषि की जहाँ तक बात करें तो उसमें जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जैविक एवं रासायनिक खाद का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है आपका जैविक एवं रासायनिक खादों से मुक्त कृषि प्रणाली, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी है। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है, अंगूर की खेती निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। देखिए अंगूर की खेती निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। ऑप्शन है आपके पास मार्केट गार्डनिंग, भूमध्य सागरीय कृषि, ट्रक प्रणाली और विस्तृत कृषि। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो खट्टे फल के लिए जाना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में शीतकाल में वर्षा होती है और यह जो है खट्टे फल के लिए, सिट्रस फल के लिए जाना जाता है। तो अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। इसके अलावा मार्केट गार्डनिंग का नाम आप लोग सुने हैं, नया कॉन्सेप्ट इसमें है कि जो गार्डनिंग किया जाता है और उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी फूल या पौधा लगाया जाए उसको मार्केट में बेचना है। इसके अलावा ट्रक प्रणाली जो है वो जो खराब होने वाली सब्जियां हैं या फूल है, सब्जी जो एक ट्रक से दूसरे ट्रक का प्रयोग आवागमन के आने जाने के लिए किया जाता है। रात में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सब्जियों को ले जाया जाता है, उसी को ट्रक कृषि कहते हैं। इसके अलावा विस्तृत कृषि अभी हम आपको बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। हम आपको पहले भी बताएं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल